अपना ट्विटर स्क्रॉल करते करते ये वाली फोटो जैसे ही मेरी आंखों के सामने आई, ऐसा लगा कि कुछ अच्छा देख लिया इतने टाइम से जो शायद आंखों को दिख नहीं रहा था। यहाँ पे आप ब्रॉन ब्रेकर को देख सकते हो, उनके कंधों पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है और ये आई थिंक मंडे नाइट रॉ के बाद की है, किसी फैन ने इसको कैप्चर किया हुआ है। और इस फोटो का स्टाइल भी थोड़ा विंटेज टाइप का लग रहा है, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के पुराने वाले शोज होते थे और डब्ल्यूडब्ल्यू के कैमराज से क्वालिटी आती थी, वैसी क्वालिटी लग रही है। और क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का अगर आप स्टाइल देखोगे, फिजिक देखोगे, तो वो भी थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की है, जहां पर सुपरस्टार्स ज्यादा बिग और मस्कुलर होते थे, तो वैसी ब्रॉन ब्रेकर की फिजिक है। तो ये फोटो भी इवन ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोग अभी से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो ब्रॉन ब्रेकर के पास में चैंपियनशिप, अभी तो उस बंदे ने जस्ट वो आया ही है एक मेन प्रोग्राम में, तभी इतनी अच्छी लग रही है, वो ऑरा फील हो रहा है। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉन ब्रेकर में अच्छे से इन्वेस्ट करके उनको आगे चलाएगी, तो सोचो ब्रॉन ब्रेकर किस लेवल का सुपरस्टार बन सकता है। लेजेंड भाई, ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप इसे फोटोग्राफी के हिसाब से भी देखोगे, रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से भी देखोगे, कैमरा के एंगल के हिसाब से भी देखोगे, ऊपर वो हल्की सी जो येलो लाइट का ग्लो आ रहा है, परफेक्ट सी लग रही है फोटो देखने में। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद बाल कटाने का टाइम बहुत जल्दी आ गया। कैसा जा रहा है आपका दिवाली का फेस्टिव सीजन? एज लॉन्ग एज आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही है, बाकी सारी चीज़ों को आप लोग साइड में रख सकते हो। अगर आपका बड़ा भाई हो तो, अगर आपसे बड़ा हो तो एक बड़े भाई वाली एडवाइस आप ले सकते हो, और मेरे से आप बड़े हो तो अपनी एडवाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पागलपन से, जो कि डीन एम्ब्रोस और जॉन मॉक्सली, जो भी आपको बोलना हो, उनकी तरफ से आया है। तो रेसल ड्रीम में इनका डार्बी एलन के साथ आई क्विट मैच था। और जब ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर आपको रेसलिंग को ज्यादा ब्रूटल बनाना है तो खून खराबा कर दो, मार दो किसी को, ऐसे पटक दो, वैसे पटक दो, ये हर बार लिमिट्स को पता नहीं कहां लेके चले जाते हैं। मैं आपको कुछ मूवमेंट्स बताता हूं। जैसे सिजारो इस मैच में थे, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट था इस मैच में, क्योंकि वो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली की पार्टी से हैं। उन्होंने डार्बी एलन को उठा के, भाई मतलब सोचो, रिंग और अनाउंसर डेस्क के बीच में दूरी अच्छी खासी होती है, वहां से सिजारो ने डार्बी एलन को उठा के फेंक दिया, और वो डायरेक्ट जो है अनाउंसर डेस्क के ऊपर जाके गिरते हैं। अब इसमें मुझे रिस्क कितना है वो बताने की जरूरत नहीं है। एक तो भाई तुम फेंक दोगे, कहां फेंकोगे, कोने में गिरेगा, बीच में गिरेगा, पहले गिर जाएगा, रिंग साइड पे गिर जाएगा, वो अलग ही लग रहा था कुछ सीन। ऐसा लग रहा है कि ये प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर ऐसा भी हो सकता है। और भाई डार्बी एलन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि एईडब्ल्यू से अगर मैं उन टैलेंट्स की बात करता हूं जिन्होंने कुछ अलग ही अपने ऊपर वो स्पॉटलाइट लेके आए हैं, स्टैंड आउट करते हैं, तो उनमें से एक नाम डार्बी एलन का है। और एमजेएफ को भी आप उस लिस्ट में डाल सकते हो। ऐसे कुछ ही नेम है जो एईडब्ल्यू के बिल्कुल अलग से ही लगते हैं कि अच्छा, इनको हम पहले से नहीं जानते थे और अब इन्होंने एईडब्ल्यू में कितना अच्छा काम कर दिया। और इसके साथ साथ वही मैच में स्पॉट, वो जो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली वो जो स्टिक होती है, बार होती है, उसका भी यूज देखा। हमारा नाखून कभी कभी हम ऐसे काटते तो छिल जाता है ना, और उसके अंदर दर्द किस हिसाब का होता है, तो उसी जगह पर पता नहीं कोई ये नुकीली पैनी सी चीज डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली डार्बी एलन के डाल रहे हैं। तो भाई हम तो इस दर्द से बचते हैं, और ये दर्द उसी लेवल का डार्बी एलन को दे रहे थे। डार्बी एलन तो पता नहीं किस मिट्टी का बना है, ये जो बात बोलते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल फिट होती है। और इस मैच में क्योंकि आई क्विट वाली स्टिपुलेशन है, तो सोचो क्या कर सकते हैं सुपरस्टार। हमने सबमिशन मूव में डालते हुए देखा है, डराते हुए देखा है, धमकाते हुए देखा है कि सामने वाला बंदा आई क्विट बोल दे। यहां पे जॉन मॉक्सली ने एक वो पानी का जार सा था, उसमें पानी भरा हुआ है ऑब्वियसली, और वो मुंह डुबा रहे हैं उसमें डार्बी एलन का, कि भाई बंदा सांस नहीं ले पाएगा, पानी इसके फेफड़ों में घुस जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो शायद ये बंदा इसको पूरी लिमिट्स तक लेके जाओ तो आई क्विट बोल दे। ऐसा प्रोफेशनल रेसलिंग में देख के भाई अजीब सा तो हो जाता है। देखो, लेकिन मैं इस वाले स्पॉट को अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि क्रिएटिव चीजें प्रोफेशनल रेसलिंग में करने के लिए बहुत कम बच गई हैं, और क्योंकि इसमें आई क्विट वाली स्टिपुलेशन दी तो इसका पूरा सेंस बना। और इस मैच में स्टिंग की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि वापस आए हैं, रिटायरमेंट उनका हो चुका है जस्ट डार्बी एलन के साथ, क्योंकि उनके रिश्ते नाते थे, इस वजह से वो आ गए। स्टिंग ने अपना लुक भी बहुत, मैं तो बोलूंगा, सही करा। बूढ़े आप बोलोगे इसमें स्टिंग लग रहे हैं, लेकिन वो लग रहा है कि हाँ बंदा अब रिटायर हो चुका है, तो वो भी उसका एक गिमिक सा ही लगा। और उसके बाद वो जो पानी का जार सा भरा हुआ था, उसमें उन्होंने अपना वो जो बैट है उससे भी मारा, और डार्बी एलन ही मैच जीत चुके हैं। उन्होंने जॉन मॉक्सली को हरा दिया इस मैच में, तो ये उनके लिए भी काफी एक अच्छी और खुशी की बात है। तो ये कुछ करामाती स्टफ हमको ऑल एलिट रेसलिंग से ऐसे दिखते रहते हैं। जॉन मॉक्सली की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, डार्बी एलन की हो जाती है, भाई कुछ स्टोरी की अच्छी चलती है। जैसे मर्सिडीज मोने के साथ तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, उन्होंने अब लिटरली 11वीं चैंपियनशिप जीत ली है। मुझे तो लास्ट टाइम याद आ रहा था कि उनके पास 5-6 टाइटल है, पता नहीं कब 10 भी पार हो गए, और अब जो उनकी 11वीं चैंपियनशिप है वो उनके पास आ चुकी है। तो उनका तो कुछ अलग ही गिमिक चल रहा है। और अब मुझे पहले लग रहा था कि क्या ही चल रहा है मर्सिडीज मोने के साथ, साशा बैंक्स के साथ, लेकिन अब भाई ये ऐसी चीज तो है जिसको हम बाद में बोलेंगे कि अच्छा, एक जमाना था जहां पे साशा बैंक्स ने इतनी सारी चैंपियनशिप जीत ली थी, और इसकी वजह
से फिर लोग मर्सिडीज मोनेको, मर्सिडीज होगन भी बोलते हैं। एजे स्टाइल्स के बारे में हमको पता है कि उनके लिए भी रिटायरमेंट को लेकर नेक्स्ट ईयर के कुछ प्लान्स मैंने आपको बता दिया था। उन्होंने बोला कि 2026 में वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनका जापान से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो अभी उनका जो सुपर शो हुआ था वहाँ पे एजे स्टाइल्स ने आई डोंट थिंक सो कम्पीट किया है, लेकिन आप ये फोटो देख सकते हो, पूरा फेयरवेल दिया यहाँ पे एजे स्टाइल्स ने जापानीज लोगों को वहाँ पे एड्रेस करते हुए, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड एनजीपीडब्ल्यू का भी है। काफ़ी मतलब जापान में रेसलिंग का कल्चर कुछ अलग ही होता है। तो फिर एजे स्टाइल्स बोलते हैं शायद मैं अब तुम्हें ना देख पाऊँ। कम्पीट तो किया शायद इस वाले शो में नहीं, लेकिन इससे पहले किया था एजे स्टाइल्स ने, वो बोलते हैं। फिर उनको फेयरवेल दिया। आप इस फोटो में ही देखो, सारे के सारे सुपरस्टार एजे स्टाइल्स को उन्होंने घेरा हुआ है, कंधों पर भी उठाया, सीएम पंक भी, आईवार भी यहाँ पर है। तो हाँ, एजे स्टाइल्स को भी अब लोगों ने वो तरीके का सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया जो कि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर की वजह से ऐसा लग रहा था कि एजे स्टाइल्स के ऊपर थोड़ी सी वो जो प्रकाश है वो कम आ रहा है। बट अब लोगों ने और इवन सुपरस्टार्स ने भी वैसा करना शुरू कर दिया है, और अगले साल तो उनके रिटायरमेंट टूर की भी प्लानिंग है। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करे और वो फेयरवेल मिले एजे स्टाइल्स को, जो कि वो डिजर्व करते हैं। कल स्मैकडाउन में हमने देखा कि एक टाइटल चेंज हो चुका है, जब सैमी ज़ेन हार गए और इलिया ड्रैगनोव ने वो जो चैंपियनशिप है उसको जीत लिया। इसके पीछे डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, और उन्होंने ये बोला कि ये सैमी ज़ेन की खुद की पिच थी कि वो इलिया ड्रैगनोव के सामने चैंपियनशिप हारना चाहते हैं, ताकि इलिया ड्रैगनोव को अच्छा मोमेंटम भी मिले। और मैं बोलूंगा कि इलिया ड्रैगनोव ने काफी सारे नए फैंस की आई बॉल्स को ग्रैब किया है, क्योंकि देखो उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अब ओवरऑल जिस तरीके का वो पैकेज लेके आए हैं, इवन अगर आप देखोगे तो उन्होंने मसल मास भी ऐड किया है, जो कि आपको हेल्प करता ही करता है जब आप एक डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर या फिर एक प्रोफेशनल रेसलर बनने की बात करते हो। कुछ केसेस आप बोल सकते हो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे केविन ओवेंस को लेके मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा कि इस बंदे को ऐसा मस्कुलर या फिर बहुत टोन्ड हो जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए चीज़ें उन पे जो है अप्लाई होती है, और उसमें से इलिया ड्रैगनोव भी नहीं है। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने आते ही अगर उनको पहले मैच में चैंपियनशिप उनके पास आ गई है, तो फिर इसका मतलब स्मैकडाउन में उनकी काफी इंपॉर्टेंट और मेजर स्टोरी लाइन होने वाली है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान उनको मंडे नाइट रॉ पे लाने का था, लेकिन उनको लगा स्मैकडाउन में चीजें हमको थोड़ी सी नई ताजी करनी है, तो फिर इसलिए इलिया ड्रैगनोव को स्मैकडाउन में लाना डब्ल्यूडब्ल्यू का सही मूव था। एक ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं, और इस ग्राफिक में आप देखो एक बंदा जो है हट चुका है, और यहाँ पे पॉल हेमन बिल्कुल सामने से आ गया है। ये है विजन बोलना चाहिए क्या अब हमको इस ग्रुप को, लेकिन जो भी है पॉल हेमन का ग्रुप, जहाँ पे उनके साथ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड खड़े हैं। और मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, ये तो आई थिंक अब हमको बता रहा है कि क्या होने वाला है सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप के साथ। शायद ऐसा हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक सेगमेंट ऐड किया है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, जहां पे अपडेट मिलने वाली है हमको सेथ रॉलिंस के बारे में एडम पियर्स की तरफ से। एडम पियर्स हैं मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर, जो कि अथॉरिटी का रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो कोई अपडेट दे रहे हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, तो वो क्या हो सकती है? क्या वो मेडिकल ही हमको पता चल रही है, या फिर उनकी चैंपियनशिप रिलिंक्विश होने वाली है? आई थिंक अगले मंडे नाइट रॉ से हमको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब तो देखो एक मेरा दिल कहता है कि ये स्टोरी लाइन वाला एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू पागल बना देती है अगर ये भी एक स्टोरी ही होगी कि सेथ रॉलिंस का ऐसे इंजरी हो गई या फिर जो भी था। लेकिन फिर दूसरा मेरा दिमाग ये भी कहता है कि अगर अच्छी बात है ना, अगर स्टोरी हो गई उसकी वजह से सेथ रॉलिंस कम से कम एक्टिव तो रहेगा, ये सारी बातें झूठ हो जाएंगी, जो कि फिर ऑब्वियसली अलाउ करेंगी सेथ रॉलिंस को इन रिंग कंपटीशन में रहने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू को प्लान्स चेंज करने नहीं पड़ेंगे, बट ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आई थिंक ये एंगल जो है लेजिट ही है, जितना भी देख के समझ में आ रहा है। तो बाकी सारी चीज़ हमको क्लियर हो जाएंगी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। और जॉन सीना के बारे में भी भाई फाइनली जो उनके फाइनल मैच के बारे में चीज़ें हैं वो आ गई। मैंने आपको बताया था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू एक टूर्नामेंट करेगी गुंथर के साथ, फिर वो बंदा होगा जो कि उस टूर्नामेंट को जीतेगा, फिर मैच होगा। अब यहाँ पर रिपोर्ट ये आई है, ये मेल्जर की तरफ से आई है, और उन्होंने ये बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस गुंथर और जॉन सीना के प्रोग्राम में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डालना चाहती है। और मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना और डोमिनिक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए प्लान कर रही है। और ये भी आपको पता है कि अगर जॉन सीना ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया तो वो बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और बहुत सारे सुपरस्टार बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में ग्रैंड स्लैम चैंपियन, मतलब बहुत सारे नहीं लेकिन बन चुके हैं अच्छे खासे, लेकिन जॉन सीना अब तक वो नहीं बने हैं। तो शायद ये करके फिर उनके पास चैंपियनशिप आ जाएगी, और फिर गुंथर और जॉन सीना का प्रोग्राम होगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अच्छी डायरेक्शन तो लग रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा इसमें फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके वो हूँ स्केप्टिकल की अच्छा, मतलब अगर डोमिनिक मिस्टीरियो सही में चैंपियनशिप हार गया तो फिर उसका आगे करियर किस तरीके से जाता है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बात बताने वाला हूँ, पहले तो अगर मतलब मैं बता रहा हूँ तो इसलिए आपको ऑथेंटिक ही लगेगी, लेकिन सुनने में बिल्कुल नकली लग रही है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो पकी पकाई बातें हैं। तो ये बात सबसे पहले तो मेल्जर के सोर्स से ही आई है, और उन्होंने ये बोला
कि WWE एआई को इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी स्टोरी लाइंस में मतलब कि क्रिएटिव टीम में। तो एक बंदा है जिसका नाम अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ये साइरस है। तो ट्रिपल एच ने साइरस को इंट्रोड्यूस किया WWE की टीम में, जो कि पूरा एआई वाला डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं WWE की स्टोरी लाइंस को क्रिएटिव करने के लिए। अभी सुनते जाओगे क्या हुआ। तो एक जो स्टोरी लाइन उस एआई ने सजेस्ट करी, उस सर्विस ने सजेस्ट करी, वो था बॉबी लैशली जो है वापस आएंगे और उसके बाद वो उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा जो कि ऑब्सेस्ड है जापानीज कल्चर एंड हिस्ट्री से। अब ये वियर्ड है सुनने में कि आउट ऑफ नोवेयर बॉबी लैशली का नाम कहां से आ रहा है उनको वापस लाने के बाद, ये एआई सर्विस ने बताया है। और उसके बाद वो जापानीज कल्चर से इंप्रेस होगा ऐसे करके, ठीक है। और ये जो साइरस बंदा है इसके दो काम होंगे। पहला, एआई वाली जो एआई सर्विसेज है उसका पूरा डिपार्टमेंट ये साइरस बंदा देखने वाला है। और क्योंकि ट्रिपल एच पॉलिटिक्स में भी घुस रहे हैं, आपने डोनाल्ड ट्रम्प इन सबके साथ उनको देखा होगा, तो उस चीज में भी ये बंदा जो है ट्रिपल एच की मदद करेगा। अब ये बहुत वियर्ड है देखो, क्योंकि हमेशा ही जब हम प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टोरी लाइन को क्रिएटिव करने की बात करते हो, क्रिएटिव चीजों की बात करते हैं, तो पता है कि एआई इवॉल्व कर रहा है और हो सकता है आने वाले सालों में फिर हम एक्सेप्ट भी कर लें इस चीज को। लेकिन अभी इस पॉइंट पे WWE की स्टोरी लाइन जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी जगह एआई रूल करने वाला है चीजों को। और क्योंकि बाकी लोगों को एआई के बारे में कुछ नहीं पता, ये सिर्फ एक बंदा ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, WWE को लोग मान रहे हैं बहुत ज्यादा खतरे में। और इतना ही नहीं, इस बार जो WWE का ये अभी जो एपिसोड गया स्मैकडाउन का, उसमें ट्रिपल एच बैक स्टेज भी नहीं थे। अभी मुझे पता कैसी फीलिंग आ रही है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, बिल्कुल घटिया वाहियात किस्म की बात बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि होता नहीं है कि अरे मेरे पापा की बहुत ज्यादा कमाई हुई जमीन है या फिर उनकी बहुत प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, अब वो एकदम से मेरे पाले आ गई है तो मैं पगला गया हूं कि भाई अरे ये क्या है, अच्छा ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है WWE के एनवायरमेंट को देख के। इस समय मेरे को कुछ नहीं पता कॉर्पोरेट में क्या होता है, ऑफिस में कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ मीटिंग होती है, क्या, ये जस्ट मुझे बाहर से जो दिख रहा है उस पे अगर मैं देखूं तो फिर उस चीज का इंप्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ WWE में माहौल है। और मेरे कहने का मतलब है कि विंस के जाने के बाद से अब ये जो नए लोग आए हैं, इसमें सिर्फ ट्रिपल एच की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, ये कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं WWE को। पता नहीं भाई, अजीब है क्या है। आपका ये स्टोरी लाइन वाली चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत वियर्ड हो जाएगा। क्योंकि एआई की तरफ से जब चीजें आती हैं तो फिर वो कुछ भी हो सकती है, लिटरली कुछ भी। ब्रॉक लेसनर वापस आ गए, रेसल पलूजा में उनका मैच भी हो गया और उसके बाद आपको पता है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज भी मानी गई, जिसकी वजह से WWE ने अपने प्रेस इवेंट करना भी बंद कर दिया। अब फिर से ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ और बातें आनी शुरू हुई हैं और ये दो तरीके की बातें हैं। पहली ये कि WWE का जो फीमेल स्टाफ है वो ब्रॉक लेसनर के आने से बहुत ज्यादा नाखुश है और वो जो अनहैप्पीनेस है WWE के स्टाफ वाले एनवायरनमेंट में, स्पेशली फीमेल स्टाफ के बीच में, वो बहुत ज्यादा है कि ये ब्रॉक लेसनर वापस क्यों आ गया। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ब्रॉक लेसनर का वापस आना एक मूवमेंट बनाने के लिए अच्छी चीज थी, लेकिन उनके आने से कोई बिजनेस या फिर नीडल मूव होने जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो क्या ब्रॉक लेसनर को WWE में भी बिलोंग करना भी चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। भाई ये बहुत वियर्ड है, पता नहीं हर 2-2, 3-3 महीने में बाद निकल के आ जाती है, कैसे 2-3 महीने में, मैं बोलूंगा 10-15 दिन में निकल के आने लग जाती है जब से ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं। पता नहीं इस चीज के ऊपर तो अब क्या ही बोला जाए, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता कोई बैक स्टेज कैसा फील कर रहा है फिर क्या। लेकिन जब आप बात करते हो बिजनेस बनाने की, ड्रॉ करने की, तो आप एक बहुत बड़े डिल्यूजनल और स्टूपिड होने चाहिए अगर आप ये बोलते हो कि ब्रॉक लेसनर बिजनेस बना के नहीं देता। भाई जो लोग ब्रॉक लेसनर को पसंद भी नहीं करते वो भी जब ब्रॉक लेसनर आता है तो उसको देखने में इंटरेस्ट जरूर लेते हैं। वो किसी भी वे में हो सकता है, चाहे पॉजिटिव वे में उनको ओपिनियन फॉर्म करना हो, नेगेटिव वे में करना हो। और मैं तो यही बोलूंगा भाई कि अभी जो भी उनका केस चल रहा है वो उस पर ठीक है, वो जो चल रहा है चल रहा है, वहां से जब होगा तब उसके बारे में हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो फिर वही है, लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये तो थोड़ी है प्रॉब्लमैटिक चीज, तो इसमें तो बहुत ऑब्वियस है ह्यूमन टेंडेंसी कि लोगों को प्रॉब्लम होनी ही थी। जॉन सीना ने एक ट्वीट किया है और भाई इस ट्वीट के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे रिएक्शंस आ गए हैं और थोड़ा सा बुरा भी आप बोल सकते हो कि हम स्पेकुलेट कर रहे थे ना कि क्या पता जॉन सीना रिटायर ना हो। वैसे तो इस ट्वीट के बाद रिटायर ना हो, क्या वैसे तो ऐसा भी हो सकता है इस ट्वीट के बाद वो रिटायर फिर भी ना हो, क्योंकि भाई इनको धप्पा मारना होगा तो एंड में भी मार सकते हैं। लेकिन जॉन सीना ने यहाँ पे बोला कि भाई देखो जो भी स्पेकुलेशंस और रूमर्स चल रहे हैं, मैंने बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मैं रिटायर हो रहा हूँ और वो मेरा लास्ट मैच होने वाला है, ऐसा करके वो उसको हाइप कर रहे थे। टिकट सेल्स की कितनी तगड़ी डिमांड है वो मैंने आपको बता ही दिया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख लाइक्स भी होने वाले हैं जॉन सीना के। भाई हेडलाइन
तो ये तगड़ी बनने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, ये बात तो तय है, क्योंकि जॉन सीना जैसा लेजेंड रिटायर हो रहा है। कई सारे लोगों के लिए तो WWE का दूसरा नाम ही जॉन सीना है, और ये मैं सिर्फ हार्डकोर रेसलिंग फैंस की नहीं बल्कि कैजुअल फैंस की भी बात कर रहा हूँ। और फाइनली बात करते हैं ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी लाइन में, जहां पे पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व होने वाली है। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच अगर नहीं हो रहा तो पिवट करने का जो WWE के पास एक दूसरा है तरीका, जो पिवट करने के बाद दूसरा WWE के पास ऑप्शन है, वो हो सकता है पॉसिबली कि रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच करना, क्योंकि ये भी एक रेसलमेनिया का मैच है। लेकिन क्योंकि WWE ने इसमें ब्रॉक लेसनर वाला एंगल भी डाल दिया है, तो पिवट का एक प्लान ये भी हो सकता है, जो मैंने अपनी उस रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वाली वीडियो में भी बोला था, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच। और जैसे हमने ब्रॉन ब्रेकर की फोटो देखी है, मे बी इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस ने टाइटल रिलिंक्विश किया और वो एक्टिव नहीं होते तो WWE अगले साल की रेसलमेनिया को हेडलाइन कर सकती है ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के साथ। तो इससे एक चीज ये भी हो जाएगी कि आपको ब्रॉक लेसनर के कंधों पर भी चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है, और मेरी फिर रेसलमेनिया में क्या पता ब्रॉन ब्रेकर को आप क्राउन होते हुए देखोगे WWE का नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो भी इक्वेशन है, एक चीज तो यहां से समझ में आ रही है कि कुछ भी हो, इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी प्लान हो WWE का, एक बंदे को तो डेफिनेटली फायदा होने वाला है, और वही है कंपनी का फ्यूचर, जिसका नाम है ब्रॉन ब्रेकर। तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।